नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम क्या करें? इस सीरीज़ में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं। अब बात ये आती है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते कौन से? देखिए, इस सीरीज़ में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं जो आपके चैप्टर के मेन थीम या फिर मेन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक होता है इसके पीछे कि किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो आपका एसएसटी हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे वो 11th-12th के सब्जेक्ट्स हो, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जियो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में 25% टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ओके, और आपके एनुअल एग्जाम में 75% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो उसी सेम लॉजिक के साथ हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है इस सीरीज में इंक्लूड किए हैं, यानी कि आपके जो मेन कंसेप्ट है, मेन जो थीम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। उसके बाद सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कौन से रहेंगे इस सीरीज में? वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर बार आपके एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं, जिनकी सीट ये मान के चल सकते हो कि वो फिक्स रहती है। लैंग्वेज लिटिल बिट थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, तो वो क्वेश्चंस कंटिन्यूसली क्योंकि एग्जाम में आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमने इस सीरीज में जगह दी, यानी कि उनको भी इंक्लूड किया है। उसके बाद आते हैं आपके थर्ड टाइप के क्वेश्चंस। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस कौन से? जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फोकस है इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर भी। एग्जाम में अच्छे खासे इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन थीम या मैसेज से रिलेटेड होते हैं। देखिए, जब भी चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक में इंक्लूड किया जाता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो चाहे, तो उस वक्त कुछ आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई ये चीज़ तो स्टूडेंट्स को क्लियर हो जानी चाहिए, इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए, मैसेज तो स्टूडेंट्स के पास चला जाना चाहिए। ओके, तो उस मैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो होते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, तो उनको भी हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया। उसके बाद एक और चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी कि क्या ये क्वेश्चंस हम कर लें, जो आपकी सीरीज़ है ये अगर हम कर लें तो क्या ये काफ़ी रहेगा? यस, मोर देन इनफ रहेगा। अगर आप 90 या 95% का टारगेट लेके चल रहे हो तो ये मोर देन इनफ है। हाँ, आपके जो 1 मार्कर क्वेश्चन है उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस सीरीज में इंक्लूड किया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो 1 मार्कर के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। बाकी 3 मार्कर हैं, 5 मार्कर हैं, ये काफ़ी रहेंगे। 1 मार्कर है, उनमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। क्लियर? आज हम क्या करेंगे? आज का हमारा चैप्टर आपका क्लास 10th हिस्ट्री का 4th चैप्टर है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, इस चैप्टर में किस चीज़ की बात की गई? इस चैप्टर में बात की गई है 2 पार्ट में। एक चैप्टर है एक तरीके से, बिफोर द इंडस्ट्रियल एरा एंड आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो उससे पहले क्या होता था, और जब इंडस्ट्रीज आई तब क्या हुआ, यानी कि कैसे दुनिया बदली, कैसे वर्ल्ड में चेंजेज आए, कैसे इंडिया में चेंजेज आए, कैसे ब्रिटेन में चेंजेज आए या यूरोप में चेंजेज आए, वो सब कुछ इस चैप्टर में डिस्कस किया गया। क्या क्या डिस्कस करेंगे हम? सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन की। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द 3 मार्कर क्वेश्चन एंड इन द एंड वी विल डिस्कस द 5 मार्कर क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें बात करनी है 1 मार्कर क्वेश्चन की, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज में, व्हाट इज द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है उसका भी फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप क्वेश्चन पेपर को उठाओगे तो उसमें हर बार आपके एग्जाम में रहा है। व्हाट इज द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? प्रोटो का मतलब होता है प्री, कह लीजिए इसको, यानी कि इंडस्ट्री से पहले का जो पीरियड है उससे रिलेटेड है ये। व्हाट इज द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? द अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन विच लार्ज स्केल प्रोडक्शन वॉज कैरिड आउट फॉर इंटरनेशनल मार्केट बट नॉट एट फैक्ट्रीज बट इन द डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट्स। यानी कि ये क्या था? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था कि एक ऐसा पीरियड था, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का पीरियड था, जिसमें लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक, जैसे इंडस्ट्रीज में हुआ था, उससे पहले ही प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था। किसके लिए? जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके लिए, लेकिन इंडस्ट्रीज में नहीं हो रहा था, फैक्ट्रीज में नहीं हो रहा था, तो उसको नाम दिया गया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स द प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज इन विच द लार्ज स्केल प्रोडक्शन was carried out for the international market but not in the factories but in the decentralized units। तो उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड कहा गया, यानी कि जो इंडस्ट्रीज आई थी उससे पहले बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक, किसके लिए?
इंटरनेशनल मार्केट के लिए। कहाँ? फैक्ट्री में नहीं हो रहा था। कहाँ हो रहा था? डिसेंट्रलाइज यूनिट्स थी वहाँ पर हो रहा था। तो इसको नाम दिया गया है, हिस्टोरियंस है उन्होंने नाम दिया इसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, विच इंडस्ट्री वॉज द सिंबल ऑफ द न्यू एरा। कौन सी इंडस्ट्री थी वो न्यू एरा की सिंबल थी, यानी कि सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री वो सेटअप हुई थी, जो ग्रो की थी, तो वो थी कॉटन इंडस्ट्री। ओके, उसके बाद सेकंड के बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, हु क्रिएटेड द कॉटन मिल। देखिए कॉटन मिल था, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसी से शुरुआत हुई थी, एक नया सेटअप दिया गया था। सो दिस आइडिया वॉज गिवन बाय द रिचर्ड आर्कराइट। उन्होंने इस टाइप का आइडिया दिया था कि भाई एक ही छत के नीचे वर्कर्स को लेकर के आओ, यहाँ पे काम करते हैं ना, अच्छे से होगा, मिल करके होगा। तो ये एक तरीके से शुरुआत थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। सो द हु क्रिएटेड द कॉटन मिल, इट वॉज क्रिएटेड बाय द रिचर्ड आर्कराइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था, ये आप सभी को पता होगा, इट वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, हु इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन किसने किया था ये हमें बताना है। सो इट वॉज इन्वेंटेड बाय द जेम्स हारग्रीव्स। ओके, इट वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स हारग्रीव्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, द इंट्रोडक्शन ऑफ विच न्यू टेक्नोलॉजी इन इंग्लैंड एंगर्ड द वीमेन। देखिए इंग्लैंड में कोई नई टेक्नोलॉजी आई थी, उसके कारण इंग्लैंड की महिलाएं थी आग बबूला हो गई थी, गुस्सा हो गई थी, ओके, क्रोधित हो गई थी। हमें बताना है कि भाई वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी, तो वो थी स्पिनिंग जेनी। ओके भाई, थोड़ा सा बता दूं, आगे हम डिटेल में बात करने वाले। स्पिनिंग जेनी क्या थी कि एक नई टेक्नोलॉजी थी जिससे कि जैसे धागा, जो सूत की कताई थी, बड़ी फास्ट हो गई थी। इससे क्या हुआ, इससे लोगों को लगा कि भाई बेरोजगारी बढ़ेगी, बढ़ी भी थी क्योंकि लोगों का जो लेबर की डिमांड थी वो कम हो गई थी। इसलिए वहाँ की जो वीमेन थी स्पेशली, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लगी हुई थी, वो एंग्री हो जाती है और उन्होंने इस टाइप की स्पिनिंग जेनी के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। ओके, सो द इंट्रोडक्शन ऑफ विच न्यू टेक्नोलॉजी इन इंग्लैंड एंगर्ड वीमेन, इट वॉज स्पिनिंग जेनी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, विच प्री कॉलोनियल पोर्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ कंट्रीज एंड द रेड सी पोर्ट्स। हमें बताना है कि प्री कॉलोनियल मतलब जैसे अंग्रेजों के आने से पहले, ओके, जो भी यूरोपियन पावर्स आई थी उनके आने से पहले कौन सी पोर्ट थी, कौन सा बंदरगाह था हमारा, जो इंडिया को, जो गल्फ कंट्रीज है, अरेबियन कंट्रीज है, रेड सी है, उस साइड में कनेक्ट करते हैं। देखिए कहाँ से है, यहाँ से अगर हम बात करें, ओके, तो यहाँ पे एक पोर्ट है, ठीक, तो ये यहाँ पे अब है कांडला पोर्ट। अभी ये जो कांडला पोर्ट है वो डेवलप किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद। उससे पहले होता था हमारे यहाँ पे कराची पोर्ट, लेकिन इनसे पहले ये अंग्रेजों ने डेवलप किए थे। इनसे पहले क्या था, एक पोर्ट यहाँ था, सूरत, ठीक, इससे हम कनेक्टेड होते थे अरेबियन कंट्रीज से या रेड सी की तरफ। तो ये कौन सा पोर्ट था, इट वॉज ए सूरत पोर्ट, सूरत था, क्लियर। तो यहाँ पर सूरत पोर्ट है, उसकी बात की जा रही है कि कौन सा पोर्ट था जिसने इंडिया को गल्फ कंट्रीज और रेड सी से कॉलोनियल पीरियड से पहले कनेक्ट किया हुआ था, क्लियर। हालांकि अंग्रेजों के बाद इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं रही थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्पिनिंग जेनी, जो हमने 6th क्वेश्चन में बात की थी। स्पिनिंग जेनी क्या थी, इट वॉज ए मशीन डिवाइज्ड बाय द जेम्स हारग्रीव्स टू स्पीड अप द स्पिनिंग प्रोसेस। कि ये जेम्स हारग्रीव्स ने इस का इन्वेंशन किया था और इसने क्या किया, स्पिनिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया था। लेकिन इसका एक नेगेटिव अगर साइड की बात करें तो इट ऑल्सो लेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट। इससे बेरोजगारी भी बढ़ी थी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का काम अब एक मशीन कर सकती थी, उसके ऊपर एक ही बंदे की ज़रूरत थी, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, नेम एनी 2 रीजन्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया विच वर फेमस फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। हमें बताना है इन कॉलोनियल इंडिया के 2 इलाके, 2 रीजन्स के नाम जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस थे। तो वो थे बॉम्बे एंड बंगाल, ओके। उसके बाद आप मद्रास का नाम भी दे सकते हो, ओके, क्योंकि कॉलोनियल एरा की बात करें तो उस वक्त 3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी, तो वो थी बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, ओके। तो यहाँ पे बॉम्बे एंड बंगाल वो 2 बड़े इलाके थे जहाँ पर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सेटअप हुई थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 10th हमें क्वेश्चन दिया गया, विच वर द 2 मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन इन द अर्ली 19th सेंचुरी।
अर्ली 19 सेंचुरीज की बात करें तो उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसकी शुरुआत ही इंग्लैंड से हुई थी, हमें बताना है कि इंग्लैंड की या ब्रिटेन की सबसे इंपॉर्टेंट 2 इंडस्ट्रीज़ के नाम। सो दीज वर कॉटन एंड द मेटल इंडस्ट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 11th हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11, वाई विमेन वर्कर्स अटैक द स्पिनिंग जेनी, अ मशीन विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। देखिए 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए, ये आपका तीनों को इंक्लूड करके 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। ओके, हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया कि जो विमेन वर्कर्स थी ब्रिटेन में, उन्होंने स्पिनिंग जेनी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। क्यों, वाई? ओके, द फियर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, कि उन्हें लग रहा था कि इससे बेरोजगारी फैलेगी, एंड दैट वाज रियल फैक्ट, सही भी था। एंड दैट्स वाई दे अटैक्ट ऑन द स्पिनिंग जेनी, इसलिए जगह जगह पर स्पिनिंग जेनी जहाँ पर भी इंस्टॉल की गई थी वहाँ पर अटैक किया गया था इसके ऊपर। क्लियर? नाउ इतना सिंपल सा लिख सकते हो 1 मार्कर में, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज इनफ फॉर द 1 मार्कर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। वट वर गिल्ड्स? देखिए थोड़ा सा लेंथी है आंसर, हालांकि आपको शॉर्ट कर सकते हो। इट वॉज लाइक दैट ऑफ ए एसोसिएशन और द यूनियन ऑफ द प्रोड्यूसर, इतना भी लिख सकते हो कि ये क्या था। दीज वर द एसोसिएशंस और द यूनियन ऑफ द प्रोड्यूसर, जैसे यूनियन होती है ना, व्यापारी यूनियन हो गया, टीचर्स यूनियन हो गया, डॉक्टर्स यूनियन हो गया, होता है ना, ऐसी ये यूनियंस थी, व्यापारी यूनियन उस वक्त की, कि दीज वर द एसोसिएशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स दैट ट्रेंड क्राफ्ट्स पीपल, ये कई सारे काम करते थे, दैट ट्रेंड द क्राफ्ट पर्सन को ये ट्रेन करते थे, मेंटेन कंट्रोल और प्रोडक्शन पे कंट्रोल मेंटेन करते थे, कंपटीशन एंड द प्राइसेस को कंट्रोल करते थे, एंड रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ द न्यू पीपल इन दिस बिजनेस, और बिजनेस में नए लोगों को अलाउ करना कि नहीं करना उसका डिसीजन भी ये गिल्ड्स लेती थी। ओके, तो गिल्ड्स क्या थी? गिल्ड्स वर लाइक दैट ऑफ ए एसोसिएशन और द यूनियन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, एंड देज यूज टू कंट्रोल और मैनेज द ट्रेड को कंट्रोल या मैनेज किया करती थी, उनको हम गिल्ड कहते थे। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, नेम द गुड्स फ्रॉम इंडिया विच डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट बिफोर द एज ऑफ द मशीन इंडस्ट्रीज। हमें बताना है 2 इंडियन गुड्स के नाम, ओके, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ओके, डोमिनेट करते थे, तो वो थे सिल्क एंड द कॉटन, दैट वाज इन ह्यूज डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। 14th क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, नेम एनी 3 प्री कॉलोनियल पोर्ट्स ऑफ इंडिया। 3 प्री कॉलोनियल पोर्ट्स का नाम बताना, यानी कि यूरोपियंस के आने से पहले जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थी, तो वो थी सूरत, देन द मसूलीपट्टनम, एंड नेक्स्ट वन, थर्ड वन वाज हुगली। ओके, ये वेस्ट बंगाल में है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नेम द पोर्ट्स विच ग्रू ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। हमें बताना है 2 पोर्ट्स के नाम जो कॉलोनियल पीरियड में जिनकी ग्रोथ हुई थी। सो फर्स्ट वन बॉम्बे एंड सेकेंड वन कलकत्ता। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी बात हम 3 मार्कर या 5 मार्कर में भी करेंगे। हुआ गुमास्ताज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि 80% आपके जो एग्जाम हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, उसमें एक क्वेश्चन रहा है, गुमास्ता कौन होते थे, गुमास्ताज कौन थे। दे वर द पेड सर्वेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के पेड सर्वेंट थे। काम क्या था इनका? देयर मेन फंक्शन वॉज टू सुपरवाइज द वेवर्स, जो वेवर्स होते थे उनको सुपरवाइज करना, कलेक्ट सप्लाईज, जब उन्होंने सूत वगैरह बना देते थे वो कलेक्ट करना, एंड एग्जामाइन द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ, और वो जो क्लॉथ की क्वालिटी को भी देखते थे कि भाई ठीक बना कि नहीं बना। ओके, सो कौन थे ये गुमास्ताज? गुमास्ताज वर द पेड सर्वेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज, एंड देयर फंक्शन वॉज टू सुपरवाइज द वेवर्स, कलेक्ट सप्लाईज, एंड टू चेक द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ की क्वालिटी को चेक करते थे। तो ये 3 काम थे इनके गुमास्ताज के। तो पेड सर्वेंट थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के, अगर इतना भी लिख देते हो तो ये भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे। ये आपका जियो में भी क्वेश्चन है इस बार। सो इन 1854 में पहली कॉटन मिल इंडिया में लगी थी बॉम्बे में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की अगर हम बात करें, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की अगर हम बात करें, एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेज वॉज क्लियर एंड लाउड, व्हाट वाज द मैसेज? कि जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे
उन्होंने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन मतलब उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया तो उनका जो मैसेज होता था, नेशनलिस्ट मैसेज होता था, वो क्लियर होता था, लाउड होता था। हमें बताना कि भाई ऐसा क्या मैसेज देते थे वो, क्लियर। सो उनका मैसेज होता था, इफ़ यू केयर फॉर द नेशन देन बाय प्रोडक्ट्स दैट द इंडियन प्रोड्यूस। उनका मैसेज होता था कि इफ़ यू केयर फॉर द नेशन देन बाय द प्रोडक्ट दैट इंडियन प्रोड्यूस। ओके, इसका मतलब सीधा सा था कि भाई इंडियन स्वदेशी प्रोडक्ट को खरीद लीजिए। ओके, सो द मैसेज वाज क्लियर दैट इफ यू केयर फॉर द नेशन देन बाय प्रोडक्ट्स दैट द इंडियन प्रोड्यूस। इट मीन्स दैट दे रिक्वेस्टेड द इंडियन पीपल, परस्यूडेड द इंडियन पीपल टू बाय द स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए वो बोल रहे थे कि भाई हमारे प्रोडक्ट खरीद लीजिए। तो ये क्लियर मैसेज था, इफ़ यू केयर फॉर द नेशन देन बाय प्रोडक्ट्स दैट द इंडियन प्रोड्यूस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19, नेम एनी टू मेजर सेंटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। हमें बताना है कि कॉलोनियल जो पीरियड था उस वक्त के दो इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल के सेंटर कौन कौन से थे। ओके, उसके बारे में हमें बताना है। सो फर्स्ट वन वाज द बॉम्बे, 1854 में यहाँ पे कॉटन मिल सेटअप हुई थी, एंड सेकेंड वन वाज कानपुर, और यहाँ पे जो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप हुई थी दैट वाज इन 1860। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर थे इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, नेम एनी टू एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें, एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो वो बताने हैं इंडिया के कब के, हु सेटअप फैक्ट्रीज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जिन्होंने कॉलोनियल पीरियड में फैक्ट्रीज को सेटअप किया था। ऐसे दो एंटरप्रेन्योर्स के नाम बताने हमें। ओके, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग रहेगी, यहाँ की एंटर नहीं रहेगा, एंटरप्रेन्योर्स ऐसे कुछ रहेगा इनका। तो हमें बताना कि जिन्होंने कॉलोनियल पीरियड में फैक्ट्रीज को सेटअप किया था तो वो थे द्वारकानाथ टैगोर, एंड सेकेंड वन वाज द सेठ हुकुमचंद। द्वारकानाथ टैगोर एंड सेठ हुकुमचंद वर द टू इंडस्ट्रियलिस्ट हु सेट अप देयर इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट वन मार्कर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हु वाज अ जॉबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु वाज अ जॉबर, जॉबर कौन थे? जॉबर वाज एन ओल्ड ट्रस्टेड वर्कर employed by the Indian industrialist to recruit the new jobbers or new workers. Okay, jobber क्या था? Was an old and trusted worker employed by the Indian industrialist to recruit the new workers. यानी कि जॉबर क्या था? भाई एक पुराना काम वाला था, पुराना मतलब मजदूर था जो काम करता था। जब पुराना हो जाता था तो वो ट्रस्टवर्दी हो जाता था, फिर उसको काम देते थे कि भाई नए वर्कर लेकर के आओ, तो उसे जॉबर बोलते थे। ठीक, जॉबर कौन था? जॉबर वॉज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर एम्प्लॉयड बाय द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट टू रिक्रूट द न्यू वर्कर्स। कि न्यू वर्कर्स है उनको रिक्रूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉबर की होती थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फॉर द 2 मार्कर एंड कैन बी समटाइम्स आस्क्ड फॉर द 5 मार्कर टू। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे जो 3 मार्कर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्ड इन बिल्डिंग अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड, एक्सप्लेन। क्या पूछा गया भाई, क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसमें पूछा गया कि भाई जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पीरियड था, इसने क्या किया, इसने जो शहर और गांव थे उनके बीच में जो लिंक थे उनको बड़ा संबंधों को मजबूत बना दिया था, उन लिंक को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग बना दिया था। कैसे, ये हमें बताना है। क्लियर? तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन समझ रहे हो ना, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज ए फेज बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड द मास प्रोडक्शन वाज कैरिड आउट फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, एंड दैट वाज नॉट कैरिड आउट इन द इंडस्ट्रीज बट इन द डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट्स। तो उसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया था, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, लेकिन वो गांव में हो रहा था, लेकिन वो स्मॉलर यूनिट में हो रहा था। तो उसने गांवों को और शहरों को जोड़ा था। कैसे जोड़ा था ये हमें यहाँ पे बताना है। फर्स्ट, मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन, यानी कि जो व्यापारी थे वो शहर में रहते थे, बट द वर्क्स वॉज डन मोस्टली इन द कंट्री साइड बाय द पीजेंट हाउस होल्ड। लेकिन काम कहाँ होता था? गांव में होता था। जो किसान होते थे, काश्तकार होते थे, वो करते थे। अ मर्चेंट इन इंग्लैंड परचेज्ड वूल फ्रॉम ए वूल स्टेपलर, से वो वूल खरीदता था,
एंड कैरिड इट टू द स्पिनर के पास लेके जाता था, एंड द यार्न वॉज टेकन फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन टू वेवर, फूलर्स एंड देन टू द डायर। उसके बाद जो यार्न, जो धागा होता था, उसको कहाँ लेके जाया जाता है? वेवर्स के पास, फूलर्स के पास, डायर्स के पास, यानी कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो क्या होता था? अ मर्चेंट इन इंग्लैंड परचेज्ड वूल फ्रॉम ए वूल स्टेपलर, then carried it to the spinner, and then the yarn or the thread was taken to the weavers, fullers, and then to the dyers. The finishing was done in the London before the export merchant sold the cloth in the international market. और उसके बाद फिनिशिंग लंदन में होती थी। So it closely connected the rural area with the urban area, town with the countryside, यानी कि दोनों आपस में कनेक्ट हो गए थे इसके कारण। ओके, क्लियर? तो ये बस इतना सा बताना है। इसमें आप अगर इंक्लूड करना चाहो तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि भाई ये क्या था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा हमारा 3 मार्कर में, इसमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ईयर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया बूम्ड। गिव रीजंस। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ईयर्स की बात करें तो उस पीरियड में इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम कर गया था, बहुत गजब का कह सकते हैं कि पॉजिटिव ग्रोथ हुई थी उसमें। कैसे? एग्जाम्पल देकर को बताना है, कारण बताना है कि क्यों हुआ था ऐसा। ओके, फर्स्ट, मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइंड एज ब्रिटिश मिल्स वर बिजी विद द वॉर प्रोडक्शन। पहला तो ये था कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इन इंडिया डिक्लाइंड, कम हो गया था। मैनचेस्टर से जो कपड़ा आ रहा था वो कम हो चुका था। ओके, कम हो गया था ना, जो भी सामान आ रहा था वो सब कुछ कम हो गया था। सो मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इन इंडिया इनटू इंडिया डिक्लाइंड एज ब्रिटिश मिल्स वर बिजी विद द वॉर प्रोडक्शन, क्योंकि वॉर प्रोडक्शन में बिजी हो चुके थे। ओके, इंडियन इंडस्ट्रीज वर ऑल्सो कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वॉर नीड्स। इसके अलावा इंडियन इंडस्ट्रीज की बात करें, दे ऑल्सो गॉट द ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी। उनको भी ब्रिटिश आर्मी से ऑर्डर मिले थे, सच एज जूट बैग्स, क्लॉथ फॉर द आर्मी यूनिफॉर्म्स, टेंट्स एंड लेदर बूट्स एटसेट्रा के उनको ऑर्डर मिल चुके थे। सो इट वाज ऑल्सो ए बूस्ट फॉर द इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एक बूस्ट था कि उनको बाहर से भी ऑर्डर मिल रहे थे। एंड इवन आफ्टर द वॉर मैनचेस्टर फेल टू रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वॉर एंड हो गया तो उसके बाद दोबारा से वो बात नहीं बनी, यानी मैनचेस्टर के जो कपड़े की डिमांड थी, वहाँ के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड थी, वो कम हो गई थी। ओके, सो इट प्रूव्ड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रूव्ड एज ए बून फॉर द इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बून यानी कि वरदान प्रूव हुआ था। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? 3 चीज़ें बतानी है। पहली तो हमें बतानी है कि ब्रिटेन से आने वाला सामान कैसे कम हो गया था, कि ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इन इंडिया डिक्लाइंड एज द ब्रिटिश मिल्स वर बिजी विद द वॉर मटेरियल्स और वॉर प्रोडक्शन। ठीक, वहाँ से आना कम हो गया। सेकेंड, Indian industries were also called upon to supply for the war needs such as the jute bags, cloth for the army uniform, tents and leather boots, etc. And third, even after the war, Manchester failed to recapture its old positions and Indian cloth become very popular among the masses or among all over the people. यानी कि ऑल ओवर इंडियंस की बात करें तो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे बाद में। तो इन दिस वे वी कैन से दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प द इंडियन इंडस्ट्री टू ग्रू और इट हेल्प द इंडियन इंडस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट के लिए या फर्दर डेवलपमेंट की हम बात करें तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा रहेगा थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन वेवर्स एट द अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी की बात करें तो इंडियन वेवर्स के लिए कई सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या क्या थी वो हमें बतानी है। पहली जो प्रॉब्लम थी, कोलैप्स ऑफ द लोकल एंड फॉरेन मार्केट, यानी कि इंडिया जो वेवर्स थे उनके लिए लोकल मार्केट भी चली गई और इंटरनेशनल मार्केट भी उनके हाथ से चली गई। कैसे? ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटेन में, आफ्टर दैट देयर इंटरनेशनल मार्केट कोलैप्स्ड। इंटरनेशनल मार्केट जो थी वो कोलैप्स हो गई थी बिकॉज नाउ दे वर एक्सपोर्टिंग देयर, ब्रिटिशर्स वर एक्सपोर्टिंग देयर, वो वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे थे। एंड एज ब्रिटिश ट्रेडर्स started exporting machine made clothes in India, so their local market also shrank. और उसके बाद after some times when the British East India Company they began to export that industry made cloth to India, their local market also collapsed. उनके लोकल मार्केट है वो भी ख़त्म हो जाती है। ओके, तो पहला तो ये समस्या उनकी रही कि भाई ना तो लोकल मार्केट हाथ में रही ना इंटरनेशनल मार्केट हाथ में रही, मतलब डिमांड ही नहीं रही उनके कपड़े की।
सेकेंड, शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल। दूसरा ये था कि रॉ मटेरियल की कमी हो गई थी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। एज रॉ कॉटन वॉज बींग एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड, देर वॉज ए शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल एंड रॉ मटेरियल वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव टू एट दैट टाइम। इट बिकम एक्सपेंसिव क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी। तो पहला क्या हुआ कि द रॉ कॉटन was being exported to England after the industrialization and that created a shortage of raw material in India. Second, दूसरी सिचुएशन क्या हुई कि when the American Civil War broke out, the cotton supplies from the America were cut off and Britain turned to India. यानी कि जब यूएसए का सिविल वॉर चल रहा था तो उस वक्त जो यूएसए से कॉटन आ रही थी ब्रिटेन में वो भी बंद हो गई। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया से एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर दिया। तो इंडिया में जो रॉ मटेरियल था उसकी शॉर्टेज हो गई थी वेवर्स के लिए स्पेशली एंड इट बिकम क्वाइट एक्सपेंसिव टू, महंगा भी हो गया था। तो एक ये भी समस्या थी। पहली थी मार्केट चली गई और दूसरा रॉ मटेरियल उनके पास नहीं रहा। थर्ड, क्लेशेज विद द गुमास्ताज। गुमास्ताज की बात हम ऊपर कर चुके हैं। गुमास्ताज कौन थे? गुमास्ताज वर द पेड सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी के पेड सर्वेंट्स थे। ओके, उनका मेन फंक्शन क्या होता था भाई, जैसे सुपरवाइज करना वेवर्स को और जो सप्लाईज है उसको कलेक्ट करना, क्वालिटी को चेक करना, ये काम होता था। द गुमास्ताज एक्टेड एरोगेंटली एंड पनिश्ड वेवर्स फॉर डिलेज इन सप्लाईज, सो द वेवर्स डेस्ट विद दम। इसलिए उनके साथ भी जो क्लेसेस थे दैट टू बिकम वेरी कॉमन, वो भी काफ़ी कॉमन हो गया था एंड दैट टू डिस्टर्ब्ड और क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर द वेवर्स। ये भी उनके लिए एक बड़ी समस्या थी। तो तीन चीज़ें हुई, मार्केट चली गई, कच्चा माल मिलना मुश्किल हो गया, कच्चा माल जो रॉ मटेरियल था वो महंगा हो गया, और तीसरा भाई जो गुमास्ते थे उन्होंने भी उनकी जान खा ली थी। तो ये 3 प्रॉब्लम्स थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फोर्थ जो हमें क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हु वॉज अ जोबर? जोबर कौन था? ओके, ये हमें बताना है। एक्सप्लेन हिज फंक्शन, उसके काम क्या थे। वाई वॉज जोबर एम्प्लॉयड? जोबर को क्यों रखा जाता था? एंड हाउ डिड जोबर मिसयूज हिज पोजिशन एंड पावर? अपनी पावर और पोजिशन को कैसे उन्होंने मिसयूज करना शुरू कर दिया था, एक्सप्लेन करना हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोबर वॉज एन ओल्ड ट्रस्टेड वर्कर एम्प्लॉयड बाय द इंडियन इंडस्ट्रीज टू रिक्रूट द न्यू वर्कर्स। जोबर क्या था? हु वॉज ए ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर एम्प्लॉयड बाय द इंडियन इंडस्ट्रीज टू रिक्रूट द वर्कर्स। न्यू वर्कर्स को रिक्रूट करने के लिए इसको एम्प्लॉय किया गया था। ठीक, गेटिंग जॉब्स ऑलवेज डिफिकल्ट इवन व्हेन मील्स मल्टीप्लाइड एंड द डिमांड फॉर द वर्कर्स इंक्रीज्ड। कि जॉब लेना इंडस्ट्रीज में स्पेशली तौर पे बहुत मुश्किल था। कब? इवन जब मील्स काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, उनकी डिमांड, वर्कर्स की डिमांड बढ़ गई थी। इवन एट दैट टाइम द गेटिंग द जॉब वॉज नॉट एन ईजी टास्क नहीं था। जोबर गोट पीपल फ्रॉम हिज विलेज। जोबर क्या करता था, वो अपने गांव से लोगों को बुलाता था। इंश्योर दम जॉब्स, उनको गारंटी देता था भाई आ जाओ, जॉब मैं दिलवाऊंगा। एंड हेल्प दम सेटल इन द सिटी, और शहर में आने के बाद उनको सेटल होने में भी हेल्प करता था, भाई रूम वगैरह दिला दिया। एंड समटाइम्स प्रोवाइडेड मनी इन टाइम्स ऑफ द क्राइसिस। कई बार ये होता था कि जब जरूरत हो थोड़ा बहुत पैसे भी दे देता है। दैट वाज द मेन फंक्शन ऑफ द जोबर। ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम्स द जोबर बिकम अ पर्सन विद सम अथॉरिटी एंड पावर। कुछ टाइम के बाद जोबर क्या था भाई, उसे लगने लगा कि मेरे पास काफ़ी सारी पावर है। ही बिगेन टू डिमांड मनी एंड गिफ्ट्स फॉर हिज फेवर एंड बिगन कंट्रोलिंग द लीव्स ऑफ द वर्कर्स। कुछ टाइम के बाद दे बिकम करप्ट, वो करप्ट हो चुके थे। एंड दे बिगन टू डिमांड द गिफ्ट्स एंड द मनी फॉर द फेवर के लिए उन्होंने पैसे की, गिफ्ट्स की डिमांड करनी शुरू कर दी। एंड दे बिगन टू कंट्रोल द लीव्स ऑफ द वर्कर्स के लीडर बन गए थे एक तरीके से, उनको तंग करना शुरू कर दिया था। ओके, सो दे बिकम करप्ट इन द एंड में हम कह सकते हैं वो करप्ट हो गए थे। तो ये सब कुछ आपको बताना है कि जोबर कौन थे, क्या करते थे और वो कैसे अपनी पोजीशन का मिसयूज़ किया था उन्होंने। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ब्रिटेन्स इकोनॉमी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने इंक्लूड किया क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, ब्रिटेन की इकोनॉमी के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट रहा था। ड्यूरिंग द वॉर ब्रिटिश मिल्स वर बिजी इन वॉर प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी। मैनचेस्टर्स इंपोर्ट इनटू इंडिया डिक्लाइंड। यानी कि पहला क्या हुआ था कि ड्यूरिंग द वॉर पीरियड ब्रिटिश मिल्स वर बिजी इन द प्रोडक्शन ऑफ द वॉर मटेरियल के प्रोडक्शन में बिजी थे। सो द मैनचेस्टर्स इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइंड। इंडिया में जो इंपोर्ट होता था मैनचेस्टर से वो कम हो गया। आफ्टर द वॉर
युद्ध के बाद क्या हुआ, मैनचेस्टर couldn't recapture its old position in the Indian market and unable to modernize and compete with the United States, Germany and Japanese industries के साथ वो compete नहीं कर पाया. So मैनचेस्टर और द ब्रिटेन लॉस्ट इट्स इंटरनेशनल मार्केट, उसकी खत्म हो गई या कम हो गई. ओके, इट स्ट्रेंथ द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स. विद इन द कॉलोनीज की अगर बात करें तो वहां पर क्या असर पड़ा. Within the colonies or the British colonies, local industrialists gradually consolidate their position and substituting the foreign manufacturers and captured the home market. उसके बाद एक और चीज़ भी ये हुई कि within the colonies too, जो लोकल जो इंडस्ट्रीज थे, दे ग्रेजुअली कंसोलिडेट देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन को उन्होंने मजबूत कर लिया था इस 5-7-10 सालों में. ओके, एंड दे रिप्लेस द मैनचेस्टर और द ब्रिटिश गुड्स, उनको रिप्लेस कर दिया था. एंड देन दे कैप्चर्ड द होम मार्केट, जो होम मार्केट थी उसके ऊपर कब्जा जमा लिया था एक तरीके से. तो 3 चीज़ें हुई. पहला तो ये था कि जो वॉर पीरियड था उसमें मैनचेस्टर से आने वाला सामान कम हो गया था. ओके, दूसरे ये था कि जब वॉर एंड हुआ तो मैनचेस्टर की जो इंडस्ट्रीज थी कुड नेवर रिकैप्चर द पोजीशन, जो अपनी अर्लियर पोजीशन थे उसको रिकैप्चर नहीं कर पाए थे. ओके, थर्ड था दे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर they had to compete with the Germany, जापान और USA's इंडस्ट्रीज, उनकी इंडस्ट्रीज के साथ compete करना पड़ा था. एंड फोर्थ, they had to compete with the local industrialists also in their own colonies. all colonies जो उनकी खुद की कॉलोनीज थी, उसमें भी उन्हें लोकल जो इंडस्ट्रीज थे उनके साथ भी अच्छा खासा कंपटीशन करना पड़ा था. सो दीज वर द इफेक्ट्स ऑफ द और द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ब्रिटेन्स इकोनॉमी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है. 6th हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाई डिड द अपर क्लास पीपल प्रेफर टू यूज हैंड प्रोडक्ट्स इन विक्टोरियन पीरियड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल. हमें बताना है कि जो अपर क्लास के जो लोग थे वो विक्टोरियन पीरियड में हाथों से बने सामान को लेना पसंद करते थे, क्यों. या फिर व्हाई इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस प्रेफर्ड द थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड. एक ही बात है. फर्स्ट है दे सिम्बोलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास. पहली चीज़ तो ये थी कि ये जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे दे सिम्बोलाइज क्लास एंड रिफाइनमेंट, कि भाई क्लास दिखाते थे. ओके, क्योंकि ये प्रोडक्ट थे वो अलग लेवल के होते थे. सो इट वॉज द सिंबल ऑफ द क्लास, इसलिए उसको प्रेफर करते थे. सेकेंड, दे वर बेटर फिनिश्ड, वो अच्छे से बने होते थे, हाथ से बने थे. इंडस्ट्रीज वाले क्वालिटी में शुरुआत में उतने अच्छे नहीं होते थे. एंड थर्ड, दे वर इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड एंड केयरफुली डिजाइंड. ये इंडिविजुअली प्रोड्यूस किए जाते थे. इंडिविजुअली मतलब एक ने ऑर्डर दिया तो उसके बाद उसी ऑर्डर के ऊपर कि आपको कैसा चाहिए वैसे ही प्रोडक्ट मिल जाता है. दैट्स वाई ड्यूरिंग द विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लास प्रेफर्ड द थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय द हैंड. इसलिए वो हैंडमेड चीज़ें खरीदना पसंद करते, यानी कि वो क्लासी लगती थी. सेकेंड, बेटर फिनिश्ड होती थी. थर्ड, दे वर प्रोड्यूस्ड इंडिविजुअली प्रोड्यूस की जाती थी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, जैसा उनको चाहिए था. तो इसलिए वो इन्हीं चीज़ों को प्रेफरेंस देते, यानी कि हैंडमेड चीज़ों को प्रेफरेंस दिया करते थे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. 7th हमारा क्वेश्चन रहेगा, लास्ट वन ऑफ द 3 मार्कर क्वेश्चन. 7th हमारा क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 कॉजेज ऑफ द क्लैशेस बिटवीन द गुमास्ताज एंड द विलेजर. हमें बताना है कि जो विलेजर्स थे और गुमास्ताज थे उनके बीच में भाई लड़ाई झगड़ा होता रहता था, क्लैशेज होते रहते थे. उसके कारण क्या थे. पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि गुमास्ताज कौन थे. गुमास्ता जो थे, दीज वर द पेड सर्वेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के पेड सर्वेंट्स होते थे. और इनके 3 काम होते थे. टू सुपरवाइज द वेवर्स, वेवर्स को सुपरवाइज करना. सेकंड, टू कलेक्ट द सप्लाईज को कलेक्ट करना, गांव से कलेक्ट करके शहर तक लेकर के आना. और थर्ड इनका फंक्शन था टू चेक द क्वालिटीज़ ऑफ द क्लॉथ, क्लॉथ की क्वालिटी को चेक करना. ठीक, ये इनके काम थे. अब क्लैशेस की बात करते हैं कि क्यों थे. गुमास्ताज वर आउटसाइडर्स. गुमास्ताज कौन थे. आउटसाइडर थे, शहर से आते थे ना. गुमास्ताज वर द आउटसाइडर एंड हैड नो लॉन्ग टर्म सोशल लिंक विद द विलेज. विलेज के साथ उनका कोई लिंक नहीं होता था, नॉर विद द विलेज और नाइदर विद द विलेज और नॉर विद द जो वेवर्स थे उनके साथ. दे एक्टेड एरोगेंटली. दूसरा ये था कि वो एरोगेंटली एक्ट करते थे, बिहेव उनका बड़ा अजीब होता था. दे मार्च्ड इनटू विलेजेस with sepoys and peons and punished weavers for delays in supplies, often beating and flogging them. कि दूसरा क्या था कि पहली चीज़ तो ये थे कि these were the outsiders and they didn't have any links with the villagers. के साथ कोई लिंक नहीं था, सोशल लिंक नहीं थे. सेकेंड, they were arrogant, वो arrogant होते थे. एंड थर्ड, they often marched into village with their sepoys and peons के साथ आते थे and punished the weavers for delays in supplies.
जब सप्लाई भी डिले हो जाता तो उनको पीटते थे। एंड दैट वाज द मेन कोज ऑफ द क्लेशेस बिटवीन द गुमास्तान एंड द विलेजर्स, इसीलिए उनके बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन एनी 5 कॉजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। हमें बताना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत जहाँ इंग्लैंड से होती थी उसके कारण क्या थे। ओके, तो देखिए पूरा चैप्टर वो इंडस्ट्रीज़ की बात करता है, तो ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है क्योंकि चैप्टर की शुरुआत भी इसी क्वेश्चन से होती है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में हुई थी उसके 5 कारण बताने, 5 कॉजेज बताने। तो सबसे पहला था ग्रोइंग इंटरनेशनल मार्केट। इन द 17th एंड द 18th सेंचुरीज मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन्स बिगेन मूविंग टू द कंट्री साइड, यानी कि शहर से जो व्यापारी थे वो गाँव में जाना शुरू कर दिया था। सप्लाइंग द मनी टू द पीजेंट्स, को वो एडवांस सप्लाई करते थे। एंड पीजेंट्स आर्टिसंस एंड परसुडेड दम टू प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि उन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। ओके, क्या किया उन्होंने कि जो मर्चेंट्स थे ड्यूरिंग द 17th एंड द 18th सेंचुरीज मर्चेंट्स बिगेन टू मूव फ्रॉम टाउन टू द कंट्री साइड जाना शुरू कर दिया था। एंड दे परसुडेड द पीजेंट्स एंड द आर्टिसंस टू प्रोड्यूस फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि इससे क्या हुआ कि उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट को क्रिएट कर लिया था। ओके, एंड नाउ दे नीडेड मास प्रोडक्शन। अब इंटरनेशनल मार्केट तो हो गई थी, अब उन्हें उसके लिए मास प्रोडक्शन भी चाहिए था, और इसी के कारण बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन की नीड हुई थी। क्लियर, यानी कि पहला था द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट और द ग्रोइंग इंटरनेशनल मार्केट। उसके बाद सेकंड कारण क्या था, सेकंड जो कोज था इंक्रीज इन डिमांड with the expansion of the world trade or the international market and the colonization, the demand for goods began growing। दूसरा ये था कि दो चीज़ हुई, एक तो इंटरनेशनल मार्केट बढ़ गई थी। देखिए मार्केट क्यों बढ़ी थी, ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ द या फिर इंप्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंप्रूवमेंट हुई थी, इसलिए हम बेटर कनेक्टेड हो गए थे, तो इंटरनेशनल मार्केट बढ़ गई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि ड्यू टू द एक्सपेंशन इन द वर्ल्ड ट्रेड, due to the expansion of the international market and due to the colonization, the demand for the products also increase। जो डिमांड थी वो बढ़ गई थी, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स की थी वो डिमांड बढ़ गई थी। सो इसके लिए भी चाहिए था कि भाई मास प्रोडक्ट्स हमें चाहिए। ओके, सो विद द एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, विद द एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट एंड द कॉलोनाइजेशन, द डिमांड फॉर द गुड्स बिगिन टू इंक्रीज। ओके, ये दूसरा कारण था। उस पर जो थर्ड कोज की बात करें, थर्ड कोज क्या था, प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम। प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में की थी कि द एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट एंड डिमांड लीड टू द प्रोटो इंडस्ट्रियल ग्रोथ विच प्रोवाइडेड बेस टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए जो इंडस्ट्रीज आई थी उससे पहले क्या हो रहा था, गाँव में बड़े पैमाने पे मास प्रोडक्शन हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट के लिए। इट प्रोवाइडेड ए बेस फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बेस प्रोवाइड किया था, क्योंकि लग गया था कि भाई इतना प्रोडक्शन अगर चाहिए, सप्लाई भी करना है, कुछ तो नया करना है, हमें मशीनों को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था दैट प्रोवाइडेड द बेस फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, इसने बेस प्रोवाइड किया कि बिकॉज द इंडस्ट्रियलिस्ट और द ट्रेडर्स दे बिगेन टू थिंक फॉर द मास प्रोडक्शन के लिए उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था। उसके बाद फोर्थ कोज था न्यू इन्वेंशन, जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, या जिसके बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। न्यू इन्वेंशन, ए सीरीज ऑफ द इन्वेंशन सच एज, हम स्पिनिंग जेनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम जैसे बात करें जेम्स वॉट की बात करते हैं, उनके इन्वेंशन की बात कर सकते हैं। ओके, इस टाइप के कुछ इन्वेंशन हुए थे, स्टीम इंजन हुआ या स्पिनिंग जेनी हुए। सो ए सीरीज ऑफ द न्यू इन्वेंशन इन द 18th सेंचुरी इन्हेंस द आउटपुट पर वर्कर का आउटपुट बढ़ जाता है, एंड इनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर। अब हर जो वर्कर था वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता था, एंड दे मेड पॉसिबल द मास प्रोडक्शन, और इससे मास प्रोडक्शन पॉसिबल होता है, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। यही शुरुआत होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। उसके बाद फिफ्थ जो इसके पीछे कोज था, फिफ्थ कोज था अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल। पैसा भी अवेलेबल था उस वक्त, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत पैसा चाहिए था, एंड द कैपिटल वॉज अवेलेबल। द वास्ट अमाउंट ऑफ द कैपिटल विच इंग्लैंड हैड एक्यूमुलेटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ग्रोइंग ट्रेड इनेबल्ड देम टू मेक लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑन द मशीनरी एंड बिल्डिंग। अब देखिए कि इंग्लैंड की अगर बात करें पर्टिकुलरली, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कैपिटल चाहिए थी,
एंड दे अर्नड ए लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया था एंड दैट इनेबल्ड दम टू लार्ज इन्वेस्ट ऑन मशीनरी एंड बिल्डिंग के ऊपर वो लार्ज इन्वेस्ट कर पाए थे। ओके, सिक्स जो कोज था दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। द रॉ मटेरियल की अगर बात करें दैट वाज अवेलेबल इन यूरोप एंड दैट वाज अवेलेबल इन द कॉलोनीज टू। कॉलोनीज में पर्टिकुलरली वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल था। द अवेलेबिलिटी ऑफ द आयरन कोल इन लार्ज क्वांटिटीज ग्रेटली हेल्प द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज। इसके कारण भी इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हो पाई थी इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड का जो कॉलोनीज थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और उनका ट्रेड था वो भी वेल डेवलप ट्रेड था। तो उनके लिए ना तो पैसे की कमी थी, ना रॉ मटेरियल की कमी थी, इन्वेंशन भी वहीं पर हुए थे, डिमांड भी वहाँ पर थी, इंटरनेशनल मार्केट भी उनके पास थी। सो ऑल दोज रीजंस लेड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इसी के कारण इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है और सबसे पहले वहीं होती है। ओके, तो ये थे कॉजेज़ की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ होती है और क्यों होती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा रहेगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन हमारा लॉन्ग आंसर टाइप में, ये आपका इस चैप्टर का मोस्ट से भी सबसे ज़्यादा, अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में देखें 5 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। ये है व्हाई वर मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स रिलेक्टेंट टू यूज़ द न्यू टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल। की शुरुआत में जब नई नई इंडस्ट्रीज आई थी, नई नई मशीनें आ गई थी, इंडस्ट्रियलिस्ट अभी भी कह रहे थे कि भाई नहीं हमें नहीं यूज़ करनी। ऐसा क्या था? ओके, या फिर इसकी सेकंड जो लैंग्वेज हो सकती है, व्हाई डिड द इंडस्ट्रियलिस्ट of Europe prefer hand labor or machines during the 19th centuries, explain any 5 reason। की शुरुआत में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे यूरोप के वो हैंड लेबर को प्रेफरेंस दे रहे थे मशीन की बजाय। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं जिसको मैंने ईजी लैंग्वेज में कर दिया ताकि आप ईजिली इसको राइट कर पाओ। फर्स्ट था एक्सपेंसिव न्यू टेक्नोलॉजी। जो नई टेक्नोलॉजी थी, इन द बिगनिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज और द मशीन्स वर वेरी एक्सपेंसिव, सो द प्रोड्यूसर्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट वर कोशियस अबाउट यूजिंग दम। शुरुआत में क्या था कि न्यू टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, न्यू मशीन की बात करें, दीज वर क्वाइट एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी। सो द प्रोड्यूसर्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट वर कोशियस अबाउट यूजिंग दम। वो काफ़ी ज़्यादा यूँ कह सकते हैं कि भाई अलर्ट थे कि पंगा नहीं लेना, हमें नई नई चीज़ें आई है। ओके, तो एक कारण तो ये था, ठीक, वो बहुत एक्सपेंसिव थी। सेकेंड, कॉस्टली रिपेयर। द मशीन ऑफन ब्रोक डाउन एंड द रिपेयर वॉज कॉस्टली एंड इट वॉज नॉट ईजली अवेलेबल। दूसरी समस्या क्या थी? द रिपेयर वॉज नॉट ईजी। रिपेयर जो था वो ईजी नहीं था एंड इट वॉज द कॉस्टलियर टू, वो काफ़ी एक्सपेंसिव था रिपेयर करना। एंड एक ये भी रीज़न था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे दे वर नॉट प्रेफरिंग द मशीन्स, मशीन को प्रेफरेंस नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद थर्ड था लेस इफेक्टिव। दे वर नॉट एज इफेक्टिव एज इन्वेंटर्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स क्लेम्ड। अगर शुरुआत की बात करें, इन द बिगनिंग दीज मशीन्स वर नॉट दैट मच इफेक्टिव एज द इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स वर क्लेमिंग। जैसा वो क्लेम कर रहे थे वैसी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं थी शुरुआत में। तो एक ये भी कारण था कि दे वर प्रेफरिंग द हैंड जो लेबर थे उसको वो प्रेफरेंस दे रहे थे। फोर्थ, इसके पीछे रीज़न था अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप लेबर्स। चीप लेबर भी मज़े से अवेलेबल था। पुअर पीजेंट्स एंड माइग्रेंट मूव टू द सिटीज़ इन लार्ज नंबर्स इन सर्च ऑफ द जॉब्स। जो पुअर पीजेंट्स थे और माइग्रेंट्स थे मूव टू द सिटीज़ इन लार्ज नंबर्स इन सर्च ऑफ द जॉब्स। सो द सप्लाई ऑफ द वर्कर्स वॉज मोर देन द डिमांड। सप्लाई जो थी वो डिमांड से ज़्यादा थी। देयरफॉर वर्कर्स वर अवेलेबल एट लो वेजेस। वो वर्कर्स थे वो सस्ते में अवेलेबल थे। सो जो इंडस्ट्रीज थे उन्होंने हैंड जो लेबर थे उसको प्रेफरेंस दी। तो एक ये भी कारण था। ओके, यानी कि पहला था मशीनें महंगी थी, दूसरा था रिपेयर इजी भी नहीं था और महंगा था, तीसरा ये था कि मशीन्स इन द बिगनिंग्स वर नॉट दैट मच इफेक्टिव एज क्लेम्ड बाय द इन्वेंटर्स। जितनी वो क्लेम करते थे उतनी इफेक्टिव नहीं थी। एंड फोर्थ, द लेबर वॉज ईजिली अवेलेबल एंड इट वॉज अवेलेबल चीपली। ईजिली और चीपली, सस्ते में मिल रहे थे। तो एक ये भी कारण था। फिफ्थ जो रीज़न था यूनिफॉर्म मशीन मेड गुड्स। फिफ्थ अगर कोज की बात करें कि ऐसा क्या था कि जो मशीन मेड सामान होता था वो कैसा था, वो यूनिफॉर्म होता था। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद द हैंड लेबर। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब वेरिड जो प्रोडक्ट्स चाहिए थे अलग अलग टाइप के वो हाथ से बन सकते थे। मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म गुड्स फॉर ए मास मार्केट। जो मशीनें थी उनसे एक जैसा ही कपड़ा या एक जैसा ही सामान बनता था एंड दैट वाज फॉर द मास डिमांड के लिए वो था। तो इसलिए भी लोग जो इंडस्ट्रीज थे वो हैंड जो लेबर है उसको
प्रेफरेंस दे रहे थे कि भाई उससे हमें अलग अलग टाइप का सामान बन पाएगा। ओके, एक ये भी बड़ा कारण था। क्लियर। तो इसके साथ साथ एक छठा भी और लिख सकते हो, सिक्स्थ भी लिख सकते हो। सीजनल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सीजनल इंडस्ट्रीज दे नीडेड द वर्कर्स फॉर द पर्टिकुलर सीजन के लिए उनको वर्कर्स की नीड होती थी। सो दे प्रेफरेंस द हैंड वर्कर्स, उन्होंने मैनुअल वर्कर्स को प्रेफरेंस दी ओवर द मशीन्स, क्योंकि उन्हें लगता था भाई 3-4 महीने काम है, बाकी दिनों में काम नहीं है, तो हम लेबर से ही काम चलाएंगे, मशीनें नहीं लेंगे। ओके, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो कि वहाँ पर शुरुआत में 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे गिव प्रेफरेंस टू द मैनुअल वर्कर्स ओवर द मशीन्स। वाई? तो ये सारे कारण रहेंगे यहाँ पर, यानी कि मशीनें महंगी थी, मशीनों की रिपेयर बड़ी मुश्किल थी, महंगी थी। ओके, इतनी इफ़ेक्टिव भी नहीं थी, वर्कर्स भी इजीली अवेलेबल थे, मशीनों से अलग अलग टाइप के सामान नहीं बन सकते थे, और जो सीजनल इंडस्ट्रीज़ थी उनको इतनी महंगी मशीनें चाहिए भी नहीं थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, द प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रोट विद इट miseries with the newly emerged class of the industrial worker, explain। इसमें क्या पूछा गया है भाई? इसमें पूछा गया है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आई थी तो इसने सबसे बुरा हाल जो किया था वो इंडस्ट्रियल वर्कर का ही किया था। ओके, जो न्यूली एमर्ज क्लास थी उनके हालत बड़े ख़राब थे उस दौरान। कैसे, हमें बताना है। एक्सप्लेन द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में जो वर्कर्स की मिजरेबल कंडीशन थी वो हमें बतानी है, उनके बुरे हाल थे, कैसे थे, वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। पहला, जो उनकी कंडीशन की बात करें तो द मोर वर्कर्स देन द डिमांड, वर्कर्स ज़्यादा थे, डिमांड कम थी। देयर वॉज एन एबंडेंस ऑफ द वर्कर इन द मार्केट देन द डिमांड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द वर्क मोस्ट ऑफ द वर्कर्स फेल्ड टू गेट जॉब्स सो दे ऑफर्ड देयर सर्विसेज एट द लोअर वेजेस। यानी पहली चीज़ क्या थी? द डिमांड दैट वॉज द लेस एज कम्पेयर टू द वर्कर्स के कंपेयर में डिमांड कम थी, एंड सो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स फेल टू गेट द जॉब, इसलिए ज़्यादातर लोगों को काम नहीं मिल पाता था। एंड देन दे ऑफर्ड देयर सर्विसेज एट द लोअर वेजेस, और कम पर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इससे उनकी कंडीशन क्या थी? और गड़बड़ हो गई। सेकेंड, सीजनलिटी ऑफ द वर्क। सीजनलिटी ऑफ द वर्क, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात की कि सम इंडस्ट्रीज वर द सीजनल थी, यानी कि कुछ इंडस्ट्री जैसे वुलन इंडस्ट्री की बात करें तो उनमें पर्टिकुलर सीजन में डिमांड बढ़ जाती थी, बाकी सीजन में इतने वर्कर्स की नीड नहीं होती थी। सो सीजनलिटी ऑफ द वर्क मींट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विदाउट द वर्क, यानी कि काफ़ी लंबा टाइम में ऐसा होता था जिसमें उनको ज़रूरत ही नहीं होती थी वर्कर्स की। ओके, आफ्टर द बिजी सीजन वॉज ओवर द पुअर वर ऑन द स्ट्रीट अगेन। सीजनलिटी ऑफ द वर्कर दैट वर्सन द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग द जॉब फॉर द ईयर, फॉर द इंटायर ईयर, उनको जॉब नहीं मिल पा रही थी, एंड दे हैड टू रिमेन जॉबलेस फॉर द 4, 5, 6, 7 months इन ए ईयर। उनको 4-5-6 महीने साल में बिना काम के भी रहना पड़ता था। एक ये भी इश्यू था उनके साथ, स्पेशली किनके साथ? दोज हु वर इंगेज्ड इन द सीजनल इंडस्ट्रीज में जो लगे होते थे। उसके बाद थर्ड जो उनकी प्रॉब्लम थी, लो रियल वेजेस। उनकी रियल वेजेस काफ़ी कम थी। दो द वेजेस इंक्रीज्ड समवट इन द 19th सेंचुरीज की बात करें तो तनख्वाह, वेजेस बढ़ गई थी, उनका सैलरी बढ़ गई थी, वेतन बढ़ गया था, ठीक। बट द इंक्रीज वॉज नलीफाइड बाई इंक्रीज इन द प्राइस। लेकिन जो प्राइस बढ़ रहा था, जो दाम बढ़ रहे थे आसपास में, महंगाई बढ़ रही थी, उसके कंपैरिजन में उनके वेजेस कम थे, एंड दैट ऑल्सो क्रिएटेड ए प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी बिकॉज दे कुडंट सर्वाइव ऑन द लो वेज इन द टाउन एरिया, अर्बन एरिया, वो सर्वाइव नहीं कर सकते थे। तो एक ये भी था, और इसका मेन कारण ये भी था कि लो वेजेस होने का, कि द वर्कर्स वर मोर देन द डिमांड। वर्कर्स जो थे वो डिमांड से ज़्यादा अवेलेबल थे, दैट्स वाई देयर वेजेस वर लो, एंड दैट क्रिएटेड ए फर्दर प्रॉब्लम फॉर द वर्कर्स। इसलिए भी उनके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। उसके बाद पॉवर्टी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम भी ज़्यादा थी। द पॉवर्टी वॉज कॉमन अमंग द वर्कर्स पर्टिकुलरली। अगर वर्कर्स की बात करें तो वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। इसका कारण क्या था? दे आर लो वेजेस एंड दे वर नॉट गेटिंग द रेगुलर वर्क उनको नहीं मिल पा रहा था, कम वेतन उनको मिल पा रहा था। इसके साथ साथ अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। नियर अबाउट 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वॉज एक्सट्रीमली पुअर एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज ऑल्सो वेरी हाई। देखिए शहरों की अगर हालात की बात करें तो वहाँ 10% जो लोग थे वो एक्सट्रीमली पुअर थे। दे वर नॉट हैविंग द फूड और द हाउसिंग फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं होती थी। सो दैट वॉज ऑल्सो द रिजल्ट of the seasonal nature of the industries and the low wages
एंड अनएम्प्लॉयमेंट का एक रिजल्ट था जिसके कारण इतनी ज़्यादा गरीबी वहाँ पर थी। तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं दैट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल और द कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर वॉज वेरी पैथेटिक ड्यूरिंग दैट पीरियड, वो काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक थी। उसके बाद फिफ्थ जो इशू था उनके साथ, हाउसिंग प्रॉब्लम। फैक्ट्री और द वर्कशॉप ओनर्स डिडंट प्रोवाइड द हाउसिंग फैसिलिटी टू द माइग्रेंट वर्कर्स को वो घर की फैसिलिटीज़ नहीं देते थे, हाउसिंग फैसिलिटीज़ उनको नहीं दी जाती थी। मेनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक्स स्पेंडिंग नाइट्स अंडर द ब्रिजेस और नाइट इन द शेल्टर्स, कि वो जैसे रोड के किनारे हो गए, पुल के नीचे हो गए, जो नाइट शेल्टर्स थे वहाँ पर वो अपनी रातें गुजारा करते थे। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो वर्कर्स थे उनके हालात बड़े ख़राब थे, पैथेटिक उनकी कंडीशन थी। ओके, तो ये सब कुछ आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स की कंडीशन कैसी थी। भाई जब वो डिमांड से ज़्यादा थे तो सारी प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कंट्रोल द मार्केट ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड्स। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने जो सिल्क और कॉटन का जो प्रोडक्शन था उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे, क्या कुछ उन्होंने किया था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने पता नहीं क्या सोच के इस सीरीज़ में इंक्लूड किया, हो सकता है पूछ लिया जाए। क्लियर। तो इसमें पहला जो स्टेप उन्होंने उठाया था, मोनोपोली राइट। वंस द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पावर, जैसे उसने पॉलिटिकल पावर को एस्टेब्लिश किया, ग्रैब किया, it asserted a monopoly right to trade. They disallowed the other people to do the trade in India. यानी कि बाकी लोगों को उन्होंने परमिशन ही नहीं दी कि भाई ट्रेड कौन करेंगे, उन्होंने कहा कि भाई सारा ट्रेड हम करेंगे। ठीक। उसके बाद सेकंड क्या किया, उसके बाद अपॉइंटिंग गुमास्ताज। गुमास्ताज जैसे हम पहले भी काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि गुमास्ताज कौन थी। गुमास्ताज वर द पेड सर्वेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, के वो पेड सर्वेंट्स थे। दे अपॉइंटेड द गुमास्ताज एंड द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड एस्टेब्लिश्ड ए मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर्स, कि वो इसलिए उनको अपॉइंट किया गया था टू एस्टेब्लिश ए मोर डायरेक्ट कंट्रोल, मोर डायरेक्ट लिंक विद द वीवर्स। जो वीवर्स के साथ है वो डायरेक्ट लिंक वो सेटअप करना चाहते थे। एंड इट अपॉइंटेड ए पेड सर्वेंट कॉल्ड द गुमास्ता to supervise weaver, collect supplies and examine or the check quality of the cloth की क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो ये सब कुछ उन्होंने किया। इनकी दूसरा, पहला ये था कि once the East India Company controlled the or grabbed the political power, they set up the monopoly right to trade. They disallowed the others to do the trade. बाकी को उन्होंने परमिशन नहीं थी। सेकेंड, they appointed the गुमास्ता, किस लिए अपॉइंट किए गए थे, टू सेटअप ए डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वेवर, के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए। दूसरा कदम उन्होंने ये उठाया था। तीसरा उन्होंने क्या किया था, सिस्टम ऑफ एडवांस। टू हैव ए डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वेवर्स, द कंपनी स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ एडवांस को उन्होंने शुरू किया। वंस एन ऑर्डर वॉज प्लेस्ड, द वेवर्स वर गिवन द लोन्स टू परचेज द रॉ मटेरियल फॉर देयर प्रोडक्शन, यानी कि जैसे ऑर्डर देते थे वो साथ में लोन दे देते थे, भाई कच्चा माल खरीद लेना इन पैसे से। And those who took the loans had to hand over the cloth they produce to the गुमास्ता, और जब वो एडवांस ले लेते थे तो उनको अपना सारा जितना प्रोडक्शन होता था वो गुमास्ता को ही देना होता था। ये भी उन्होंने इसलिए कहा था कि भाई बाकी का कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, हम ही करेंगे सारा व्यापार। ओके, सो दे स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ एडवांस एंड इट वॉज स्टार्टेड टू कंट्रोल द इंटायर टू कंट्रोल ओवर द इंटायर क्लॉथ टेक्सटाइल का जो बिजनेस था उस पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये सेटअप किया था। उसके बाद फोर्थ जो तरीका उन्होंने क्या अपनाया, फोर्थ जो टैक्टिक उनकी थी कि द प्लेसेस वेयर द वेवर्स रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द कंपनी, एट मेनी प्लेसेस वेवर्स वर बीटन फॉर डिले इन सप्लाईज, दे यूज द पुलिस, कि जहाँ पर वेवर्स कोऑपरेट नहीं करते थे यूज द पुलिस एंड समटाइम्स द वेवर्स वर बीटन, उनको पीटा भी जाता था। यानी कि बाय हुक या बाय क्रुक उन्होंने मोनोपोली पूरे व्यापार के ऊपर कब्जा जमा लिया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 5th, लॉन्ग आंसर टाइप में। 5th हमारा क्वेश्चन है, हु वर द एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ग्रुप्स इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरीज। हमें बताना है कि कॉलोनियल पीरियड के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम बताने जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने इंडस्ट्रीज को सेटअप किया था। तो उसमें सबसे पहले आते हैं द्वारकानाथ टैगोर। ही वॉज ए लीडिंग ट्रेडर ऑफ बंगाल, बंगाल के ये ट्रेडर थे। द्वारकानाथ टैगोर एक्यूमुलेटेड हिज वेल्थ थ्रू द चाइना ट्रेड बिफोर
ही टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, कि सबसे पहले वो चाइना के साथ ट्रेड करते थे एंड आफ्टर दैट ही बिकम द इंडस्ट्रियलिस्ट। बाद में उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया था। ही सेटअप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन द 1830s एंड 1840s के बीच में उन्होंने 6 स्टॉक कंपनीज को भी उन्होंने सेटअप किया था। ओके, तो द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? ही वॉज लीडिंग ट्रेडर ऑफ बंगाल एंड द्वारकानाथ टैगोर एक्यूमुलेटेड हिज वेल्थ थ्रू द चाइना ट्रेड, यानी कि चाइना के बिजनेस से मोटा पैसा उन्होंने कमाया था। एंड आफ्टर दैट ही टर्न्ड एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए थे, बाद में उद्योगपति वो बन गए थे। एंड ही सेटअप 6 जॉइंट कंपनीज इन द 1830s एंड 1840s में 6 जॉइंट कंपनीज को उन्होंने सेटअप किया था। ओके, तो ये थे द्वारकानाथ टैगोर, वो इंडियन जिन्होंने कॉलोनियल पीरियड में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया था। उसके बाद सेकंड आते हैं डेनसो पैटिट। डेनसो पैटिट की अगर बात करें तो ही वॉज ए पारसी एंटरप्रेन्योर, ओके, एंड वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन इंडिया। भारत में जो पहली टेक्सटाइल मिल थी उसके फाउंडर थे ये, और ये कौन थे? ये पारसी बिजनेसमैन थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो हैं हमारे जमशेदजी नसरुअनजी टाटा। जमशेदजी टाटा जो तीसरे इंडस्ट्रियलिस्ट थे कॉलोनियल पीरियड के। ही इज जनरली एक्सेप्टेड एज द फादर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज, उनको कहा जाता है। ही इज जनरली नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। ही हैड accumulated his wealth partly from export to China and partly from raw cotton shipment to England, यानी कि उन्होंने अपना पैसा कहाँ से कमाया था? चाइना के साथ बिजनेस किया था, और उसके बाद कुछ जो उनका बिजनेस था वो इंग्लैंड के साथ था, कॉटन टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे वो। उसके बाद जो फोर्थ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे एट दैट पीरियड के, वो थे सेठ हुकुमचंद। सेठ हुकुमचंद थे। सेठ हुकुमचंद वॉज ए मारवाड़ी बिजनेसमैन हु सेटअप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता। उन्होंने कलकत्ता में पहली जूट मिल को सेटअप किया था। उसके बाद फिफ्थ आ जाते हैं बिड़लास। द बिड़लास बिलोंग टू द मारवाड़ी ग्रुप एंड हु हैड एस्टेब्लिश्ड ए बिजनेस इन कॉटन डीलरशिप में उन्होंने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया था, यानी कि ये वो इंडस्ट्रीज थे जिन्होंने कॉलोनियल पीरियड में इंडस्ट्रीज को सेटअप किया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका 1 मार्कर में, 3 मार्कर में और 5 मार्कर में। सो 5 कौन कौन से हो गए? इसमें सबसे पहले हमने बात की थी द्वारकानाथ टैगोर की, वो बंगाल से थे। उसके बाद हमने बात की डेनसो पैटिट की जो कि पारसी थे। उसके बाद जमशेदजी टाटा, देन सेठ हुकुमचंद एंड देन बिड़लास। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा 6th जो क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 5 मार्कर में। एक्सप्लेन द मेथड यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स टू एक्सपेंड देयर मार्केट्स इन द 19th सेंचुरी। हमें बताना है कि जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने अपनी मार्केट को बढ़ाने के लिए, अपने जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड को बढ़ाने के लिए कौन से हथकंडे, कौन से तरीके अपनाए थे। ओके, या फिर इसकी लैंग्वेज ये भी हो सकती है, कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंज्यूमर्स को क्रिएट किया गया था। सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ 3 सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ हमें स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है। भाई ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस सीरीज में, इस चैप्टर का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि भाई उस दौर में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपने माल की खपत कैसे बढ़ाते थे, एडवर्टाइजमेंट कैसे करते थे, एडवर्टाइजमेंट के तरीके कौन कौन से होते थे। ओके, तो इसमें सबसे पहले है कि वो क्या करते थे, वो एडवर्टाइजमेंट करते थे। कैसे करते थे? एडवर्टाइजमेंट्स थ्रू द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, hoardings were the most important method used by the producer to expand the market. Advertisements make product appear desirable and necessary. पहला तरीका क्या करते थे कि these industries used to do the marketing through the advertisement के थ्रू मार्केटिंग करते थे। मार्केटिंग यानी कि कहाँ कहाँ से होती थी एडवर्टाइजमेंट? थ्रू द न्यूज़पेपर, थ्रू द मैगजीन्स एंड द होर्डिंग्स। एंड इन एडवर्टाइजमेंट से क्या होता था कि एडवर्टाइजमेंट्स मेक प्रोडक्ट्स अपीयर डिज़ायरेबल नेसेसरी। जैसे आजकल हम फील करते हैं घर में किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है लेकिन हम टीवी में देख लेते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमारे घर में भी होना चाहिए। सो उन्होंने भी इसी तरीके के हथकंडे को अपनाया था। ओके, एडवर्टाइजमेंट का तरीका सेम था, मोटिव भी सेम था। एडवर्टाइजमेंट थोड़े टाइम के अकॉर्डिंग उसी टाइप की रही होगी। उसके बाद सेकेंड जो तरीका उन्होंने अपनाया था दैट वॉज द लेबलिंग। वो लेबलिंग करते थे। लेबलिंग समझते हो ना, जैसे आजकल आप लोगो देखते हो कंपनी का, उसी टाइप की शुरुआत वहाँ भी हुई थी। लेबलिंग वॉज द अनदर मेथड यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स टू एक्सपेंड देयर मार्केट। अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए वो लेबलिंग यानी कि लोगो का यूज़ करते थे। व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बिगिन सेलिंग क्लॉथ इन इंडिया दे कट लेबल्स ऑन द क्लॉथ बंडल्स के ऊपर वो लेबल लगाते थे। एंड व्हेन बायर्स सा मेड इन मैनचेस्टर रिटन इन बोल्ड ऑन द लेबल्स दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग द क्लॉथ। कि जब वो ये देखते थे कि भाई मेड इन मैनचेस्टर है
तो जो कस्टमर थे उनको लगता था भाई गारंटी है, क्वालिटी तो इसमें मिलेगी। तो लेबलिंग वॉज ऑल्सो यूज टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लेबलिंग को यूज किया गया था। एंड लेबलिंग वॉज द गारंटी ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी का गारंटी होता था। एंड इट वॉज गिविंग द क्लियर मैसेज अबाउट द कंपनी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंपनी के बारे में वो क्लियर मैसेज करते थे। एंड लेबल जो होते थे वो कॉमन नहीं होते थे, सिंपल नहीं होते थे, उनके ऊपर भी पिक्चर्स वगैरह बने होते थे, डिजाइन वगैरह बने होते हैं, जिससे आजकल हम लोगो वगैरह देखते हैं। ओके, तो ये दूसरा तरीका था। थर्ड था कैलेंडर। बाय द 19th century मैन्युफैक्चरर्स वर प्रिंटिंग कैलेंडर्स टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट। जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो कैलेंडर को मतलब पब्लिश करना शुरू कर दिया था, और जो भी आते थे इस टाइप से कस्टमर्स आते थे उनको कैलेंडर वगैरह दिए जाते थे। ओके, एंड अनलाइक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के विपरीत कैलेंडर्स वर यूज्ड इवन बाय पीपल हु कुड नॉट रीड, यानी कि जो रीड नहीं कर सकते थे उनके घरों में भी ये कैलेंडर होते थे, चाहे वो झोंपड़ी हो चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली, उनके घर में ये कैलेंडर पहुंचते थे। इवन इन दीज कैलेंडर्स इमेजेस ऑफ द गॉड्स एंड गॉडेसेस वर यूज टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स, और इन कैलेंडर्स में गॉड और गॉडेसेस की इमेजेस को यूज़ किया जाता था ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके, यानी कि उनकी कल्चर से उनको कनेक्ट किया जाता था। आपने भी देखा होगा इस टाइप के कैलेंडर होते हैं जो 1/3 या 50% जो सरफेस होता है उसका पार्ट जो होता है उसके ऊपर फोटो लगी होती है और नीचे की तरफ एडवर्टाइजमेंट होती थी। इस टाइप के कैलेंडर को यूज़ किया था। सो द थर्ड वे यूज्ड बाय द इंडस्ट्रीज टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट वाज द कैलेंडर, एंड इन द कैलेंडर्स दे यूज द इमेजेस ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट के साथ इनकी इमेजेस को भी वो यूज़ करते थे। ओके, तो ये तीसरा तरीका उन्होंने अपनाया था। फोर्थ था इमेज ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनेज। इसके साथ साथ फोर्थ जो वे था उसमें वो क्या करते थे, जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते थे उनकी इमेज को वहाँ पर लगाते थे, अलॉन्ग विद द इमेज ऑफ द गॉड एंड द फिगर्स ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनेज ऑफ एम्परर्स एंड द नवाब्स वर ऑल्सो यूज्ड। जैसे नवाब की हो गई, किंग की हो गई, उनकी इमेज को भी उन प्रोडक्ट के ऊपर लगाया करते थे। द मैसेज वर वेरी ऑफन सीम्स टू से इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर देन रिस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट, कि उसका सीधा सा मैसेज होता था कि भाई ये जो बंदा ना ये भी इसकी रिस्पेक्ट करता है। ओके, ये भी बंदा इस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, अगर ये यूज़ करता है तो मतलब ढंग का प्रोडक्ट होगा। जैसे आजकल हम देखते हैं विराट कोहली की कहीं पे फ़ोटो है, या फिर हम सचिन की पहले देखते थे, या फिर हम जैसे जो फिल्म स्टार्स की फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं वो प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं। तो सेम मेथड वो यूज्ड बाय दिस पीपल टू। टीवी वगैरह के ऐड का तो ज़माना ही नहीं था, सो वो कहाँ पे यूज़ करते थे, उनकी इमेजेस को यूज़ करते थे। सो द इंडस्ट्रीज यूज द इमेजेस ऑफ द पॉपुलर फिगर्स सच एज द रॉयल फैमिलीज, ओके, फ्रीडम फाइटर्स, उनकी नवाब्स, उनकी इमेज को यूज़ करते थे। एंड द मैसेज वॉज क्लियर दैट इफ़ यू रिस्पेक्ट दीज पीपल देन यूज़ दिस प्रोडक्ट एंड दीज पीपल आर ऑल्सो यूजिंग दिस प्रोडक्ट। इस टाइप का वो मैसेज देने की कोशिश करते थे। दैट वॉज द फोर्थ वे। एंड फिफ्थ वे था एडवर्टाइजमेंट बाय द इंडियन प्रोड्यूसर्स। जो पांचवा तरीका था जो इंडियन प्रोड्यूसर्स यूज़ करते थे, जो बाकी नहीं करते थे, इंडियंस के पास ये तरीका था कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचते थे। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वर ऑल्सो यूजिंग द सम टैक्टिक्स, वो कुछ स्पेशल टैक्टिक्स को यूज़ करते थे। व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेज वॉज क्लियर लाउड, वो नेशनलिस्ट मैसेज को देते थे। इफ़ यू केयर फॉर द नेशन देन बाय द प्रोडक्ट दैट इंडियन प्रोड्यूस। उनका मैसेज होता था कि भाई इफ़ यू आर इंडियन, इफ़ यू केयर फॉर द नेशन देन बाय द स्वदेशी प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट को खरीदिए। ओके, ये कुछ तरीके थे, हथकंडे थे जिनसे वो अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करते थे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, आज का एपिसोड, ये वीडियो जिसमें हमने फोर्थ चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपके कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और हाँ, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि इस टाइप के जब कमेंट्स आते हैं मुझे भी अच्छा लगता है। कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाई दूँ, और दूसरा मोटिवेशन भी मिलता है कि हम जिन स्टूडेंट्स के लिए एफर्ट्स करें वहाँ तक हमारा मैसेज पहुँच रहा है, वहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहा है। ओके, इसके साथ साथ हमारी अगर सीरीज़ की बात करें तो हमने एसएस सोशल साइंस की सीरीज़ को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। कुछ ही चैप्टर्स हमारे रह गए हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ भी आ चुके हैं। वीडियोस हम डिटेल चैप्टर्स के पहले ही पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आपको क्या करना है, 2 प्लेलिस्ट दी गई है। पहली प्लेलिस्ट है क्लास 10th एसएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और सेकंड है क्लास 10th एसएसटी जीनियस बैच की। तो वहाँ पर आप बाकी वीडियोस को सर्च कर सकते हो। इस बार के सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बात है
तो मिड टर्म का, एनुअल एग्ज़ाम का, प्री बोर्ड का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो। SST की जितनी प्लेलिस्ट है क्लास 10th की, वहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिलेगा। मैथ वर्क की भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।